में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे महिला की सेहत से जुड़ी 2026 को लेके यह माना जा रहा है कि खासकर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें सेहत अगर आपकी ठीक है तो मुझे लगता है कि नारी अपने आप सशक्त होगी। दो ही चीज होती हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट और दूसरा आपकी सेहत। ये दोनों का अगर सही है तो हर महिला सशक्त है। ये WHO ने भी थीम दिया हुआ है कि महिला सशक्तिकरण की ओर आगे कदम बढ़ाएं। तो चलिए हम चर्चा करेंगे आज इसी को लेकर के। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेके मुझे लगता है कि सबको चिंता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, यानी कि उनके उपाय नहीं हो सकते। तो आज हम नारी में हमारा थीम यही है, क्योंकि शुरुआत है नए साल की, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स पे हमारे विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाए जो महिला की सेहत से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर दीपिका हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। रितु चौधरी जी हमारे साथ में हैं, योगा ट्रेनर हैं। और डॉक्टर साहिल त्रिवेदी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ में जुड़ेंगे। डॉक्टर दीपिका, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, दुनिया बदल रही है, बदलते दौर में जीवन शैली भी बदल जाती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस बात को इंगित किया गया है कि महिलाओं में बायोलॉजिकली कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं उन डिफरेंसेस को लेकर के, और भविष्य में चिंता करनी चाहिए, पहले से उन पे फोकस करने की आवश्यकता है। भूखमरी, मातृ शिशु मृत्यु दर, ये तो बहुत कॉमन चीजें हो गई। लेकिन अब आने वाली जो चुनौतियां हैं महिला की सेहत से जुड़ी हुई, जिसमें लाइफ स्टाइल को भी एक पार्ट माना जा रहा है, तो क्या वाकई ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम प्रैक्टिस जो है गायनेकोलॉजी की देखें, जो आज से 10-15 साल पहले रही होगी और जो आज प्रैक्टिस रही है, उसमें पेशेंट्स जो सिम्टम्स लेके आते हैं, जो बीमारियां पाई जाती हैं, उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है ना। जैसे कि हम बात करें कि महिलाओं में ऐसी बीमारियां जो डायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड मानी गई हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हुआ, यह एक बीमारी होती है जहाँ पे ओवरीज में या बच्चेदानी के पीछे कई जगह पर सिस्ट बन जाती है, ब्लड जमा हो जाता है जो ब्लड वहाँ होना नहीं चाहिए, और उसके कारण बहुत पेन होता है पेशेंट को। तो जो पीरियड्स की साइकिल होती है, जब माहवारी आती है, उसमें बहुत सिवियर पेन सहना पड़ता है। और ये बीमारी डायरेक्टली इससे कॉज स्ट्रेस माना गया है, और भी बहुत सारे हार्मोनल बदलाव इसके कारण है। लेकिन ये बीमारियां ऐसी है जो पहले इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ करती थी और आज बढ़ रही हैं। और यंग महिलाएं जहां अपनी एज को लेके, मैरिज की एज को लेके पोस्टपोन करने का एक तरीके से आ गया है सब महिलाओं में कि हमें अभी शादी नहीं करनी। जहां पहले 20-22 साल के आसपास महिलाएं अक्सर शादी करके प्रेगनेंसी प्लान किया करती थी, वो आज एज नेचुरली 29-30 और इससे आगे भी शिफ्ट हो गई है। तो इससे क्या है कि महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण और बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं महिलाओं की हेल्थ में। इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे डिटेल से। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि लाइफ स्टाइल इसी को लोग मान के चलते हैं कि मैंने पहले भी एक बार इस पे चर्चा की है कि पहली बात तो आज एक सोच डेवलप हो रही है खासकर बच्चियों में कि मैरिज करनी नहीं है, करनी भी है तो बच्चे नहीं करने। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको बायोलॉजिकली जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर बहुत इसका प्रभाव डालती हैं। खैर चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे। मैं रितु जी के पास में जाना चाहूँगा। रितु जी, आपके पास में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि खासकर लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए उन्हें डॉक्टर्स ने सलाह दी हो कि आप अपनी दिनचर्या और इसमें थोड़ा सा आपको संतुलन करना होगा? हाँ, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तो लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि आपका सेहत पे ध्यान है ही नहीं। आपका ध्यान या तो घर चलाने में है, या नौकरी चलाने में है, या फिर बच्चों को देखने में है, या फिर सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है। उसके कारण आपका खान पान बदला है, आपकी जो एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या में सब कुछ आप जो कर रहे हैं, जो रैट रेस में जा रहे हैं, उसमें आपकी हेल्थ कहीं बहुत पीछे छूट गई है। हेल्थ के लिए कोई कॉन्शियस नहीं है। उनका जो शेड्यूल, जो टाइम टेबल है, वो मैच करने के लिए 24 घंटे भी शायद कम पड़ते हैं। रात के 12-1 बजे तक काम करना, फिर घर आना, घर आके सुबह फिर जल्दी डेडलाइंस हैं उनको मीट करना, फिर घर की डेडलाइंस हैं, फिर बच्चों की हैं। इन सब में औरतें शायद बहुत
हेल्थ को पीछे छोड़ती जा रही हैं, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि मैम ने कहा कि शादी की एज सिमटती जा रही है, बहुत लोग करना ही नहीं चाहते हैं, वो उनका कंसर्न है ही नहीं। तो इस सब में औरतें जब मेरे पास आती हैं, या तो वेट गेन बहुत हो गया है, सिटिंग जॉब्स बहुत हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, और उसके बाद फिर स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, तो उसके कारण गायनी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। ये सब एक चक्र है जो घूम फिर के इस बात पे आता है, अगर आप रोज़ 1 घंटा अपने शरीर को देंगे, सब कुछ सही रहेगा। बॉडी क्लॉक अगर सही रखेंगे, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, तो सब कुछ सही रहेगा। उसके साथ नियमित 1 घंटे में आप अगर आसन करते हैं अपनी माइंड और आपकी बॉडी के लिए, वो एक तरह से रामबाण इलाज है, जो आज नहीं दिखता मुझे। लोग करना तो चाहते हैं, पर उनके पास वक्त नहीं है वो करने का। जी, आपका कहना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम जिसे लाइफस्टाइल समझते हैं, लेट आज तक जगना, अब मोबाइल पे लगे रहना, देर तक सोना, उठ के तैयार होकर के आधे अधूरे से और तुरंत ऑफिस बच जाना, इससे ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है। आपके पास में 24 घंटे बने हुए हैं। 24 घंटे में आप अपना सर्कल आपको खुद को सेट करना होगा कि दिनचर्या मुझे कैसे सेट करनी है, मुझे अपनी बॉडी के लिए भी टाइम निकालना है। और यकीन मानिए कि ये सब कुछ नहीं हो रहा, इसी की वजह से हम चर्चा कर रहे हैं, और हम चर्चा नहीं कर रहे, दुनिया चर्चा कर रही है। आपकी सेहत की चिंता विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी है, WHO को। तो चलिए, साहिल त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं। मैम, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जाती भी हैं बहुत सारी जगह। महिलाओं से जुड़ी मैं कुछ कंटेंट्स देख रहा था। अवसाद और चिंता एक बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनके बायोलॉजिकली जो सर्कल है, तमाम चीजों पे उस पे असर डाल रही हैं ये। सर, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, ऐसा है क्या? हाँ, दैट इज ट्रू, होता है। इसके नॉट ओनली द वन रीज़न, सोशल, फिजिकल, हार्मोनल और बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो जैसे कि मेल जो होते हैं, दे आर 70% फीमेल्स जो है कहीं ना कहीं लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी का पार्ट रहती हैं। और इसका रीज़न ये रहता है कि पहले तो हमारा घर बदल जाता है। 99.9% आज भी, चाहे वर्किंग वुमेन है चाहे हाउसवाइफ है, उनको अपना स्कूल कॉलेज का फ्रेंड सर्कल छोड़ना ही पड़ता है। मेल्स जो होते हैं वो जैसे होली दिवाली अपने मम्मी पापा से मिलने भी गए, अगर बाहर वर्किंग है, तो अपने फ्रेंड सर्कल के कहीं ना कहीं टच में रह पाते हैं। क्योंकि आप फीमेल्स आर लाइक, ठीक है, जॉब किया, जॉब के बाद भी उनको घर पे बच्चों को संभालना होता है, लेकिन मेल्स उसके घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं। दैट इज़ लाइक अपनी जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, उस समाज की वजह से क्या होता है कि ठीक है, बच्चे फीमेल संभालेगी, घर की सारी मैनेजमेंट फीमेल करेगी, बिल्स हैं दोनों मिलके पे कर देंगे अगर दोनों कमा रहे हैं तो, और अगर मेल कमा रहे तो मेल ही पे करेंगे। तो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं महिलाओं पे ज़्यादा होती हैं। फिर पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और हमारे इंडियन जो घर हैं, हमारे जो भारतीय परिवार हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे जब तक एटलीस्ट बच्चा, न्यू मैरिज हुई, बच्चा हुआ, तो ज़्यादातर या तो हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ में या उसी घर में होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम जब सबसे ज़्यादा इमोशनल केयर की, अटैचमेंट की और टच की सब ज़रूरत फीमेल को होती है, उस टाइम उस घर का माहौल ऐसा होता है कि वो महिला अपने पति को देख भी नहीं पाती है। पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी, और उस टाइम क्योंकि बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ कि 256 सीढ़ियाँ, हड्डियाँ टूटने जैसा पेन्स है कि महिला एक दूसरा जीवन लेती है एक बच्चे को जन्म देने में। तो वो वाली, मतलब उस टाइम सबसे ज़्यादा, और एक टिल अनमैरिड है लड़की, तो उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है। आफ्टर मैरिज, जहाँ वो एक लाइफ की एक दूसरे एरा में होती है, दूसरी स्टेज में होती है, तो वहाँ उसको सबसे पहले पति का प्यार, पति एक बार मुझे देख ले, और उस टाइम वो देख भी नहीं पाता है। इस तरह की हमारी व्यवस्था है घरों की, ज़्यादातर परिवारों की, 90% की। तो उस टाइम और ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, जब कुछ उसे कहना होता है वो कह नहीं पाती। और दूसरी चीज़ें हैं कि महिला के हार्मोन्स कम एज में चेंज होने लगते हैं। तो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तब भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और जब उसको कोई संभालने वाला नहीं होता। सर, महिलाओं को सब एक, मतलब मैं एक लेख पढ़ रही थी कि एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को सिर्फ प्यार चाहिए। तो और वो प्यार मिल जाए ना, तो फिर वो झांसी की रानी बन जाएगी।
वो मिलिट्री में जाके खड़े होके और वो युद्ध लड़ लेगी पाकिस्तान के खिलाफ अकेली, लेकिन वो एक उस वक्त जब वो टूटी हुई है ना, तब प्यार, एक प्यारा सा हग या एक दो शब्द सुनने को कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना भी कोई कह दे ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। जैसे कहते हैं ना, जिस महिला का पति साथ देता है या पिता साथ देता है वो दुनिया की हर जीत हासिल कर लेती है। तो वो प्यार नहीं मिलता, इसलिए 70% महिलाएं, क्योंकि या तो पति बिजी है ऑफिस वर्क्स में या फैमिली संभालने में, और कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटीज समझ ही नहीं पाती हैं। कहते हैं कि एक स्त्री को पे कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, मतलब उन स्त्री जो है उसको कोई नहीं समझ पाया। कहते हैं लोग समाज में, भगवान भी नहीं समझ पाए महिला को। तो अरे महिला को कुछ चाहिए ही नहीं, महिला को सिर्फ प्यार, इमोशंस, एक चाहिए कि आई एम स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू, आप करो जो करना है, देन वो गढ़ जीत लेगी, कहते हैं वो वाली चीज़ है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का सामना करती हैं। और प्रेगनेंसी सर एक नई जीवन होती है, तो उस टाइम भी ज़रूरी है कि कोई प्रेम से बोले, अच्छे से केयर करे। बट वो उस टाइम क्या पूरे फैमिली वाले समझते हैं कि हाँ दिस इज़ लाइक अवर जॉब टू सर्व हर फूड, टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड, या फिर एक आया रख देंगे मोस्टली। लेकिन वो इमोशनल चीज़ें, बोले हमने तो इसके लिए 3 सर्वेंट रख रखे हैं। अरे वो 3 सर्वेंट प्यार थोड़ी देंगे, वो 3 सर्वेंट वो उस बच्चे को भी वो केयर नहीं देंगे जो उसके हस्बैंड या जिससे वो चाहिए। वो प्यार की कहीं इमोशंस की कमी होती है ना सबसे। पेशेंट के डायबिटीज और मिठाइयों के वो हाँ रखे वही तो वो कैसे खाएगा, उसको तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। हाँ, तो सबसे जरूरी प्यार। दीपिका जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि आप एक पेशेवर डॉक्टर हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। अभी भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की, कई जगह पे आज भी जो क्यों सेहत के लिए हॉस्पिटल बहुत जरूरी है, आपकी चिकित्सा सेवाएं, तो अभी भी इसकी बड़ी कमी है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि कितने पब्लिक पे कितने CSC PSC जो होनी चाहिए, वो भी एक कारण है कि लोगों के अप्रोच से बाहर हैं अभी भी चीजें। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं की अवेयरनेस है अबाउट देयर ओन हेल्थ, वो पहले के कंपैरिजन में तो बड़ी है, इसमें डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है। क्योंकि आज अगर आप अपनी माताजी की उम्र के महिलाओं से बात करें तो उनके टाइम में प्रेगनेंसी चेकअप अगर उन्होंने करा लिया तो ठीक है, नहीं कराया तो ठीक है, आंगनवाड़ी ने आके 2 इंजेक्शन लगा दिए तो ठीक है, डिलीवरी कई बार घरों में हुआ करती थी। आज इतनी अवेयरनेस तो है, गांव का भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो कह के आते हैं मैडम हमें डिलीवरी तो अच्छी जगह करानी है, अच्छे अस्पताल में करानी है। कोई ये नहीं कह रहा कि हमें डिलीवरी घर में कराने तो चल जाएगा क्या, या इस तरीके से। टीके सबने मालूम है अब कि टीके लगाने, लेकिन बात यह है कि सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है। आज इतना साइंस एडवांस हो चुका है कि हमें प्रेगनेंसी के अराउंड ही केयर इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हमें हर महीने बहुत सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। आप डे 0 से जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब से लेके 9 महीने के अंतराल में 9 बार आप डॉक्टर को विजिट करना चाहिए आपको। तो वो विजिट कब आएगी, जब आप में अवेयरनेस होएगी, तो तभी आपके बच्चे की हेल्थ, अगर हमें कहीं कोई दिक्कत लगी तो उसे उस समय पर ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उस चीज़ों का डिसीजन बनाया जा सकेगा। NT स्कैन हुआ 3rd मंथ पे, 4th मंथ पे जेनेटिक स्कैन हुआ, टारगेटेड एनोमली स्कैन हुआ 5th मंथ पे, इसी तरह ग्रोथ डॉपलर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके बच्चे का आपके बारे में आपको अवेयरनेस। दूसरी बात ये कि पोस्टमार्टम, जैसा अभी मैडम ने बताया आपको कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कारण क्या है? पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कारण है आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी में आपको बड़ा ताकतवर या कह दो कि खुश बनाए रखते हैं कि आप अपना ध्यान और अपने बच्चे का दोनों का ध्यान रख पाती हो। उसके बाद में वो हार्मोन्स पूरे वॉश आउट हो जाते हैं। सडन वॉश आउट ऑफ हार्मोन इज द कॉज ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन आने के जो मेन समय होता है लगभग 2 से 8 हफ्ते के बीच का समय होता है डिलीवरी के बाद में। इस समय पर उसकी केयर, पेशेंट का ध्यान रखना या उससे जैसे इमोशनल कनेक्ट कर पाना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर सिम्टम्स आने लग गए हैं डिप्रेशन के तो उसको अर्ली स्टेज में पहचान जाना और उसका ट्रीटमेंट कर देना। यानी कि 2 तरीके से ट्रीटमेंट है। जब भी पेशेंट को कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, या तो काउंसलिंग के ज़रिए या कुछ दवाइयों के ज़रिए। अब क्योंकि वो पोस्टमार्टम फेज़ कई महिलाओं के साथ ये भी होता है कि बच्चे कभी प्रीटर्म है, कोई दिक्कत है, तो बहुत सारी चिंताएं होती है और पूरे अवसाद की वो सारी जड़ होती है। तो उस समय पर मैनेजमेंट करना उसका बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मेन चीज़ रहता है अपनी महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड, वो है इनफर्टिलिटी, जहाँ पे आज भी महिलाओं को ज़्यादा दोषी माना जाता है। जैसा कि पैट्रियार्की सोसाइटी है तो, लेकिन आज
हर जगह अवेलेबल है एक सीमन एनालिसिस टेस्टिंग कराना। आज भी मेरे पास गांवों से ऐसे महिलाएं पुरुष आते हैं, कपल आते हैं जिनकी शादी को 20 साल हो गए, पति ने आज तक जांच ही नहीं कराई। तो क्यों नहीं कराई? या तो कहीं गए नहीं कराने, या उनको मालूम होने के बावजूद भी वो अपने घरवाली को बताना नहीं चाहते। अब ये चीज़ शहर वाले पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा ये एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि हाँ ज़रूरत है हम भी साथ में अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएं। और मैं कह दूं लगभग 80 से 90% लोग अपने पार्टनर के साथ में आते हैं, लेकिन आज भी वो 20-25% है जहाँ सिर्फ फीमेल ही आएगी, उसकी मदर इन लॉ ले आएगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आप एक बार चेकअप करा लो, या मम्मी ले आएगी। तो वो दोनों का चेकअप होना, दोनों को साथ में जाना फॉर एंटीनेटल अपॉइंटमेंट, फॉर इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ, जैसे इन्होंने कहा कि साथ निभाना, तो जहाँ मैरिज होती है, हिंदू मैरिज एक्ट जहाँ है, हिंदू मैरिज है, साथ वो कस्में वादे सब कुछ निभाए जाते हैं, तो उसका निभाने का अर्थ यही है ना, जीवन भर आप अपनी संगिनी के साथ खड़े हो। जी, आपने एक बात कही कि अवेयरनेस तो काफी आई है पहले से, नो डाउट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। मैं देख रहा था इसमें WHO ने भी कहा है कि टेलीमेडिसिन भी एक कुछ कारगर हो सकती है, तो वाकई इसका उपयोग हो पा रहा है? जी बिल्कुल, टेलीमेडिसिन का उपयोग, और जैसे हम कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं जी। तो टेलीमेडिसिन में कैसा है ना कि हमें अगर आज पेशेंट कहीं गांव में दूर दराज में बैठा है या उसको घर में बैठा है और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि किसी का अबॉर्शन हुआ, तो अबॉर्शन के से केयर क्या क्या हो सकती है, वो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ढूंढ सकता है। आज आप यूट्यूब पे जा रहे हो, गूगल पे जा रहे हो और आप सर्च कर रहे हो, लेकिन पॉइंट क्या है ना कि वो इन्फॉर्मेशन एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है। तो ये बात समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमा फेसी अगर मैंने सर्च कर लिया कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अबॉर्शन हुआ, उसने अबॉर्शन वर्ड डाल के गूगल में सर्च कर लिया, अब गूगल आपको हर जगह अबॉर्शन से रिलेटेड कहानी दिखाएगा और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, तो वो और ज़्यादा आपके अवसाद में जाने का कारण बन सकती है। ये इसका नेगेटिव पहलू है। अगर आप किसी की जगह डॉक्टर के पास जाएं तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलायबल होगी, तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। कई बार कहा जाता है केवल व्हाट्सएप ज्ञान से आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कई बार इसमें फेक चीजें होती हैं, आप कहाँ किस दिशा में चले जाएं तो पता लगा कि आप इलाज के लिए पहल कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपने और बीमारी का बोझा ढो लिया है। चलिए रितु जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी बात कही थी आपने कि अगर 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि अगर आधा घंटा भी आप नहीं निकाल पाते हैं खुद के लिए, तो 24 घंटे में से ये शरीर आपके लिए क्यों अपनी हेल्प करे, आपकी हेल्प करेगा। तो ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है कि आपको सेहत का काफी हद तक गिरावट हो, चाहे उसकी सेहत की सुधारने की बात आपके हाथ में है। आप अपनी दिनचर्या को अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं इसी बात पे हर बार जोर देती हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ भी करें, लेकिन सेहत शायद हमें फ्री में मिली है। हमारा जो शरीर है उसका कोई चार्ज नहीं लिया था किसी ने, तो शायद हम उसको सीरियसली नहीं लेते। आज देखा जाए तो किसी भी चीज का जो चार्ज होता है, जो एक टैग होता है, हम इस पे इतना पैसा खर्च हुआ है, ध्यान से रखो, महंगी है, टूट जाएगी, लेकिन सेहत के ऊपर किसी ने कोई चार्ज नहीं लिया। हमें फुल बॉडी दी है, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हुए दिए हैं, लेकिन हम उसको ग्रेजुअली इतना डिटेरियोरेट कर देते हैं सिर्फ अपनी दिनचर्या बिगाड़ के, स्ट्रेस लेके, एंजाइटी, दिक्कतें सबको हैं। उन दिक्कतों के साथ अगर आप 1 घंटा अपनी सेहत को देंगे तो वो सारी दिक्कतें आप अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे। आपके मूड स्विंग्स बंद हो जाएंगे, एंजाइटी बंद हो जाएगी, स्ट्रेस बंद हो जाएगा। आप डिप्रेशन में जा भी रहे हैं तो वो देर से आएगा, या आपकी बॉडी के जो गुड हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे। जैसे मैम ने कहा कि हार्मोन्स ड्रेन हो जाते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है अपने दिन में 1 घंटा निकालना फिजिक, और योगा इस चीज में इसलिए कारगर है क्योंकि वो मेंटल और फिजिकल दोनों पे ध्यान देता है, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे ध्यान देता है। जब वो इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होने लग जाते हैं, आपके चेहरे पे जो रौनक है वो खुद ही आती है, वो लाई नहीं जा सकती। तो जब तक आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे, अपना बॉडी क्लॉक नहीं सुधारेंगे, टाइम से सोएंगे नहीं, हाइड्रेट रखेंगे, वो सेहत अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, मूड स्विंग्स नहीं आएंगे, एंजाइटी नहीं होगी, और आपका जो लचीलापन है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो सब वापस आ जाएगा सिर्फ उस 1 घंटे रोज। लेकिन एक नियम बहुत जरूरी है, आपको जो भी काम करना है आप वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि 1 दिन किया, 1 महीना किया, बहुत लोग भी ऐसा करते हैं, 1 महीना करते हैं, हाँ अब हम पतले हो गए, हाँ अब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अब
अब ये तो शादी मैं आ रही देखता है, हूं। छोड़ दो। पहले दिन कोई जिम में जाता है तो बच्चे बिल्कुल अपने डोले सोले देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ बनने लग गए कि भाई अभी तो पहला दिन हुआ है, टाइट टी शर्ट पहनेंगे। लेकिन जो इंटरनल हीलिंग है वो तभी आएगी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उस नियम को फॉलो करते जाएंगे सालों साल। वो आपको जो बोएंगे वही शायद काटेंगे। जो आप अपनी जिंदगी में 40 तक जो लाइफस्टाइल आप जीते आ रहे हैं वो आपको आगे जाके वो ही या तो पार ले जाएगा, या वो दर्द, थकान और वो जोड़ों का दर्द और ये जो शिकायतें आफ्टर 40 जो आने लगती हैं वो सारी की सारी नहीं आएंगी, और जो कर रहे हैं उनके नहीं आएंगी। जो नहीं कर रहे हैं वो फिर धीरे 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 एक बीमारी आती है वो 100 को साथ लाती है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और इसका फ्री का इलाज है कि आप 1 घंटा अपने शरीर को दे दें। बिल्कुल। साहिल जी, कुछ आपको लगता है कि नीतिगत भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? अभी भी गवर्नमेंट्स खूब कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कई बार देखते भी हैं, आशा सहयोगिनियां हैं गांव में, वो भी जाती हैं, उनके पोषण का भी ध्यान रखती हैं महिलाओं, खासकर गर्भवती या बच्चे जिन उनका सभी का। लेकिन फिर भी हमें कहीं कुछ बदलाव की आपको लगता है, या मॉनिटरिंग का अभाव है? अभी हॉस्पिटल्स की बात हम करते हैं, कहा भी जाता है कि नहीं इतने हॉस्पिटल खुल के, देखिए जहां डॉक्टर्स बैठे हैं खासकर उसी रोग से जुड़े हुए हैं, तो वहां इतनी भीड़ होती है। अभी आप चले जाइए राजधानी जयपुर में, अब 2-3-4 जो भी हॉस्पिटल आप उनकी स्थिति देखिए। पहले आप लाइन में लगिए अगर प्रेग्नेंट है तो, उसके बाद में आप कार्ड बनवाइए, फिर उस कार्ड को लेकर के फिर आप पर्ची कटवाइए, फिर वापस से लाइन में खड़े होकर के फिर डॉक्टर से दिखाने के लिए नंबर लीजिए। अब डॉक्टर की भी अपनी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है जब तक उनका नंबर आता है। रेजिडेंट्स होते हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो यहाँ कुछ आपको लगता है कि वाकई फोकस करने की जरूरत है? सर बहुत सारी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। WHO बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की, बट अगर मैं भारत में देखूं तो कहीं भी अवेयरनेस नहीं है। क्या आपने देखा कि पूरे इंडिया में कहीं मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो कि महिलाएं जाके वहाँ पे लिखा हो, प्रचार हो रहा हो? जैसे अभी प्रेगनेंसी का प्रचार होता है कि आपको पोषण खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, गवर्नमेंट इसका प्रचार कर रही है। लेकिन क्या मानसिक स्वास्थ्य का कोई गवर्नमेंट प्रचार कर रही है? क्या कोई सरकार मानसिक स्वास्थ्य की बात करती है? सिर्फ हम 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि उस दिन उसका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है ना। उसके अलावा कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई MLA, कोई CM, नीदर PM, वंस इन अ ब्लू मून आई हैव हर्ड कि कभी वो बात करते होंगे 10 अक्टूबर के अलावा। नॉर्मली मेंटल हेल्थ जैसे पागल खाने खुले हुए हैं जैसे बोलते हैं, अपने राजा पार्क में भी है, वहां पे भी आप जाके अंदर देखेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति है। एक छोटा सा सवाल है मैम यहाँ पे। हाँ जी। कभी कभी अगर किसी मनोचिकित्सक के पास में जाता है तो लोगों में कभी आती है ऐसी चर्चा है कि एक संकोच करते हैं कि वो बेसिकली अपने कुछ उसके क्वेरीज हो सकती है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए जाना चाह रहा हो, लेकिन लोग ये लगाते हैं कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरे रिश्तों पे तो असर नहीं पड़ेगा। एक जाने का मतलब लोग ये मान के मेरे चलते पास हैं। ऐसे क्लाइंट्स आते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो हमारा समाज अवेयर ही नहीं है व्हाट इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज अ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो होता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, जो MBBS के बाद साइकेट्री में MD होता है। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ना कि वो पागलों का इलाज करता है। तो ये दोनों डिफरेंस हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। जैसे ही मैं जाके बोलती हूँ साइकोलॉजिस्ट, वो जाके बोलते साइकेट्रिस्ट। नो, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक इज अ डिफरेंट। साइकोलॉजिस्ट पीपल हेल्प यू टू कीप योर मेंटल हेल्थ हेल्दी। जैसे कि आप खाने के लिए पोषक तत्व लेते हैं, और जैसे कि आप, मैडम ने बोला कि आप 1 घंटा अपनी फिजिकल हेल्थ को दें, वैसे ही आपके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में, या आपके जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, उसको ठीक करने में मनोवैज्ञानिक आपकी मदद करते हैं। अब वही सेकंड थिंग आपने जो बोली कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के बाद पास कोई जाता है तो फिर हमारा समाज 90% लोग अभी अवेयर नहीं है। वो बोलते हैं क्यों तुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या, या तू पागल होता है क्या, या तुझे रात को चलने की आदत है क्या, या तू ये पत्थर फेंकता है क्या, इसको डॉक्टर के साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेके गए। तो साइकोलॉजिस्ट सर
बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज, हमारी प्री प्रेगनेंसी इश्यूज, हमारे पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज, कई बार बच्चों की बुलिंग इश्यूज भी होते हैं जो आपके 5 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के इंसान तक की मदद करते हैं, जो कि एक समाज में, क्योंकि एक समाज के जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, पीपल मतलब हमारे यहाँ 20-30% लोगों का तो काम ही यही है कि वो वहाँ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके घर आया तो क्यों आया। हर कॉलोनी में 1-2 लोग ऐसे होते हैं और उस चीज़ों का कुछ लोग इमोशंस पे इफेक्ट करके और उसको बहुत अपने आप को हर्ट करते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ ये हेल्प करते हैं कि जस्ट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो अपनी मतलब जिंदगी हमें अपनी जीनी है और जिंदा दिल से जीनी है, खुशी से जीनी है, और हमें अपने लक्ष्य, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। तो हमारी, और एज ए साइकोलॉजिस्ट आई विल सजेस्ट एवरीवन, हमारी जिंदगी का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, द न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम सब महिलाओं का लेना चाहिए कि मैं सबको खुश रखूंगी, लेकिन सबसे पहले खुद को खुश रखूंगी। सबकी हेल्थ का ध्यान रखूंगी, लेकिन सबसे पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रखूंगी। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आप पहले फिजिकली हेल्दी रहेंगे ना, तो आपके आधे से ज्यादा 90% हार्मोन्स वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। और उसके बाद मेंटल हेल्थ का भी मतलब सर सिर्फ वर्कआउट, योगा जिसे मैडम करवाती हैं, या जुम्बा, या आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, चाहे आप बैडमिंटन खेलते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं रखता, वो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है, क्योंकि आप सारी टेंशनों से साइड में हटके और आप फोकस करते हैं उस गेम पे या उस योगा पे या उस वर्कआउट पे। जी 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 ऐड करना चाहूंगी इसमें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जैसे बात कही आपने, ये सारी चीज़ें बहुत ही सही कह गई हैं कि हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में हमें कुछ चीज़ें हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेप्टेबल है और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकती हैं। वो हैं स्क्रीनिंग्स। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी को उसके होने से पहले पकड़ लेना, है ना। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर सर्वाइकल कैंसर की जैसे बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर होने से 10 साल पहले हम उसका पता लगा सकते हैं कि होने की संभावना है या नहीं है। उसके लिए हर 3 साल में जैसे एक पैप स्मीयर का नामक टेस्ट होता है जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए कर देगा। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जाके टेबल पे लेटना, एक पतला सा स्मीयर आपका स्पैचुला से लिया जाएगा और उसकी 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और ये हर 3 साल में एक बार कराना है। बहुत सिंपल स्क्रीनिंग टूल है और वेस्टर्न वर्ल्ड में सब लोगों को मालूम है। आज आप इंडियन वर्ल्ड में, आप एजुकेटेड सोसाइटी में पूछ लो कितनी महिलाओं ने पैप स्मीयर आखिरी 3 साल में कराया है, 90% लोगों ने नहीं कराया होगा। एंड इट इज वेरी सिंपल टेस्ट विच कैन। हमारे अवेयरनेस की कमी सबसे बड़ी बहुत ज्यादा कमी है। और अवेयरनेस की कमी क्यों है? हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास मीडिया भी बहुत सारा है, इसके बाद में भी स्क्रीनिंग की कमी क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अपने घर तक ही सीमित रह जाते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते। एक महिला बहुत ज्यादा बीमार हुई, उनका जैसे गॉल ब्लैडर निकालने की नौबत आई, तो उनसे डॉक्टर ने पूछा कि आप वर्कआउट नहीं करते? बोले करते ना घर का काम। क्या काम करते हैं? खाना बनाते हैं, क्योंकि आजकल मशीन में कपड़े धुलते हैं और बर्तन मारने वाली और झाड़ू पोछे वाली आती है, तो खाना बनाते हैं और पास में छत पे जाके बातें करते हैं। ये हम काम करते हैं। देखिए दिनचर्या और हमारी लाइफ स्टाइल है, उसी का हिस्सा है मैम। ये इसी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि किसी के पास में अभी आप जाएंगे तो बिल्कुल कम उम्र में अभी से चिंता, अवसाद। उसके कारण यही है कि एक तो सुनते हैं गलत जगह, आप कहीं पे भी आप परामर्श मत करिए। जहां आपको लगे कि यहाँ अच्छा चिकित्सक, आप उसकी डिग्री को देखिए, या अगर आप किसी के पास में जा रहे हैं, सलाह भी ले रहे हैं, तो ऐसे सलाह मत लीजिए कि आपको नुकसान पहुंचाए। खैर चलिए, समय का अभाव है, तो नारी में हम जानना चाह रहे थे कि 2026 में न केवल भारत, दुनिया के सामने सेहत एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए और खुल के चर्चा करनी चाहिए। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि अपनी चिंता करिए, तभी आप दूसरों की चिंता और उनको सहयोग दे पाएंगे। अगर खुद ही आप ग्रसित हैं तो कैसे दूसरे को लाभ दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।